हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल, आपके दिलों में बसने वाला यूट्यूब चैनल जिसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है। आप सबका स्वागत करता हूं साइंस संग्रह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी, मैं आपका बड़ा भाई, मैं आपका शिक्षक अनुसर वापिस वेलकम करता हूं। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है। केमिस्ट्री 1.0 की इस क्लास में आप सबका वापस वेलकम करता हूं। तो सारे बच्चे जुड़ जाएंगे फटाफट से और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए और अपने इस सेशन का आनंद उठा पाए और सेशन को सक्सेस करें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना पाए। तो फटाफट से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और एक बार सेशन को शेयर कर देंगे ताकि आज हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन लेके आने वाले हैं, इसमें यह पता चलेगा कि पिछली केमिस्ट्री 1.0 के 3 दिन की पढ़ाई में आपकी पढ़ाई कहां तक पहुंची है, आप कितना प्रिपरेशन कर पाए हैं, आप कितना प्रिपेयर कर पाए हैं। क्योंकि इस टाइम में यानी कि एग्जाम टाइम में आपको शुरू से केमिस्ट्री जो पढ़ाने का मैंने ये एक कदम उठाया है, उसमें आपकी मेहनत सर्वोपरि है। हम तो कर ही रहे हैं, पर आप कर रहे हैं या नहीं ये आज पता चल जाएगा। देखिए, मैं तो कर दिया शेयर, अब आप भी अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करें, आज के सेशन की शुरुआत करें, स्टार्ट किया जाए। बताएं सभी लोग, स्टार्ट किया जाए। फटाफट से बताओ बच्चों। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं कुछ बच्चों को इंफॉर्मेशन दे दूं कि प्यारे बच्चों, हम सिर्फ अभी साइंस संग्रह पे पढ़ा रहे हैं और हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो अपना चीज है वो है साइंस संग्रह। आपकी आने वाली सभी बैचेस 2025 एग्जाम के लिए, 2024 के लिए, सब कुछ एवरीथिंग सब साइंस संग्रह पे होगा। जो मेरा जो अनुसर के साथ जिनका वो चीज है कि हाँ भाई अनुसर से पढ़ना है, अनुसर से केमिस्ट्री पढ़ना है, उनकी टीम से पूरी तैयारी करना है, तो वो चीजें साइंस संग्रह पे होगी। मैं किसी के साथ अभी कोलैबोरेशन में नहीं हूं, किसी के साथ जुड़ा नहीं हूं, तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रतिदिन अभी दे रहा हूं क्योंकि काफी बच्चों के कॉल्स आते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके फोन में साइंस संग्रह का ऐप इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं, इंस्टॉल जरूर करके रखिएगा। काफी फायदेमंद होने वाला है, काफी चीजें अभी बहुत सारी चीजें इस पे अवेलेबल हो रही हैं और होंगी भी। आपके सामने सवाल पड़ा हुआ है, आइए सबसे पहला सवाल। अब ये सब जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब सवाल पूछा हुआ है मेरे साथियों, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सर बायोलॉजी का मॉडल सेट स्टार्ट करवा दीजिए। एकदम स्टार्ट करा रहे हैं, एकदम स्टार्ट करा रहे हैं बच्चों। बस 1-2 दिन का समय और दीजिए क्योंकि थोड़ा सेटअप का काम चल रहा है। सेटअप जैसे ही एंड हो जाता है फिर तो आपके साथ बचे हुए दिनों में एकदम लिप्त हो जाएंगे। 24 आवर्स। आ जाइए, सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है, गौर करिएगा सभी लोग। बेरावादार ठोस पदार्थ का उदाहरण क्या है? बेरावादार का मतलब क्या हो गया? यानी कि एमॉर्फस सॉलिड की बात कर रहे हैं। और एमॉर्फस क्या होता है? जिसकी कोई निश्चित नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, किसी का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर अगर डिफिनिट नहीं है तो हम उसको अक्रिस्टल यानी कि एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। यानी कि यहां पर अगर डायमंड की बात करते हो तो डायमंड क्रिस्टल होता है, ग्रेफाइट क्रिस्टल होता है, नमक भी क्रिस्टल होता है, लेकिन जो रबर देख रहे हो ये होता है भैया एमॉर्फस सॉलिड, जिसको आप अक्रिस्टल या बेरवादार कह सकते हो। अक्रिस्टल या बेरवादार कह सकते हो। चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें समझ में आ रही होंगी। यस, वेरी गुड। तो हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करेगा और इसकी प्रैक्टिस करेगा क्योंकि ये सब देखिए पूछा हुआ सवाल है। पूछे हुए सवाल पे आपका पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। और आप सभी तमाम बच्चों के लिए जितने भी 10 साल में पीछे के पूछे गए क्वेश्चंस है, ऑल सब्जेक्ट का,
ऑल सब्जेक्ट का, विशेष करके जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उन सबके लिए हम तैयार कर चुके हैं हस्तलिखित नोट्स, जिसमें पीछे 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन टॉपर टेस्ट सीरीज के अंदर है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप ऐप पे जाओ, साइंस संग्रह के ऐप पे, और उस पे आपको लाइव कोर्सेज के अंदर दिखेगा टॉपर टेस्ट सीरीज। फटाक से ज्वाइन करो, तैयारी मजबूत कर लो। कौन अक्रिस्टल, ये ठोस पदार्थ का उदाहरण होगा। अक्रिस्टल कौन होगा? फिर वही पूछ रहा है एमॉर्फस इसमें से कौन है? NaCl क्रिस्टल होता है क्योंकि Na+ और Cl- है बच्चा। दूसरा ZnS, Zn+2 चार्ज, S पे -2 चार्ज, ये भी क्रिस्टल है, ठीक है। और अगर आप सिलिकॉन कार्बाइड देख लो, ये भी क्रिस्टल है। ये कौन सा क्रिस्टल होगा? नेटवर्क सॉलिड कह सकते हो, सहसंयोजक। आयनिक है, ये आयनिक है। लेकिन कांच की बात कर लो, ये अक्रिस्टल होगा, एमॉर्फस सॉलिड होगा, क्योंकि कांच का कोई निश्चित नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। वेरी नाइस। कांच, HCP इकाई सेल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अगर बात करते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना बच्चों। इसमें मैं आपको बता दूं एक क्यूबिकल क्लोज पैकिंग भी होता है, यानी कि आपके सामने HCP है, CCP भी होता है, ठीक है। अब इसमें अगर परमाणु की संख्या पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। आप सभी लोग बताइए, यहां पे फंसना नहीं है। परमाणु की संख्या पूछा है, ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। यहां पे नंबर ऑफ एटम्स पूछा है बच्चों, ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। तो अभी तक जो बच्चे जवाब दे रहे हैं वो 12 लिख रहे हो। क्यों 12 लिख रहे हो? क्यों 12 लिख रहे हो? क्योंकि परमाणु की संख्या की बात किया है। अगर HCP की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता तो HCP होता तो भी 12, CCP होता तो भी 12, FCC होता तो भी 12, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता तो, और BCC होता तो 8 कह देते, FCC के लिए 12 कह देते हो, SC के लिए 6 कह देते, ठीक है ना। हाँ 6, वेरी गुड। ये मत भूलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेगा तब जाके 12 कहना है। रवादार निम्नलिखित में कौन है? 2020, अभी पीछे 2-3 साल पहले का सवाल। रवादार यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलिन सॉलिड, जो क्रिस्टल है वो कौन है? वो है मेरे दोस्त क्रिस्टल। यहां पे आपको डायमंड दिख रहा होगा। अगर इससे पूछ दिया जाए कि हीरा किस प्रकार का क्रिस्टल है, डायमंड कौन सा क्रिस्टल है, तो हम कहेंगे कि ये क्रिस्टल में नेटवर्क क्रिस्टल कहलाएगा, जिसको आप क्या कहते हो? कोवैलेंट भी कह सकते हो, यानी कि हिंदी में कहे तो सहसंयोजक क्रिस्टल इसको कह सकते हैं। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। परेशान नहीं होना है बच्चों, बहुत जल्द आप सबके लिए सरप्राइज लेके आ रहा हूं, बहुत जल्द सरप्राइज। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर PDF कहां मिलेगा? PDF साइंस संग्रह के ऐप पे YouTube PDF वीडियोस के नाम से एक टैब बना होगा, उसके अंदर जाओ, क्लिक करो, फ्री में ये PDF अवेलेबल होंगी सब कुछ। एक धातु का रवाकरण यानी कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। कहा जा रहा है कि एक मेटल है, उसका जो क्रिस्टलाइजेशन किया गया है वो इस प्रकार है कि वो HCP की संरचना को आकार ले पाया है, HCP की तरह है, HCP की तरह बना हुआ है। तो उसमें उसका समन्वयन संख्या यानी कि उप संयोजन संख्या क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? मैं अगर आप सभी लोगों से कहूं कि मेरे दोस्तों मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरे आजू बाजू में मेरे से 5 लोग सट करके खड़े हैं, मेरे बॉडी में टच हैं, तो जितने लोग मेरे टच में हैं, टच इन द सेंस की बॉडी से टच में है, इधर से भी टच में, इधर से भी, आगे से भी, पीछे से भी, मतलब कुल तरह से 5 लोग अगर मेरे से सटे हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि अनुसर की कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, अनुसर की कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। अगर मैं 7 लोगों के टच में रहूंगा, मेरे बॉडी से टच, तो 7 हो जाएगा। अब वहां पे मैं ये भी कह सकता हूं कि डोंट टच माई बॉडी, जिया हो जिया। यहां पे आ जाइए, एक धातु कर HCP में है, वही सवाल वापस आ गया जो अभी 2-3 मिनट पहले आप सॉल्व कर रहे थे। 12 होगा। क्या होगा बच्चों? वेरी नाइस, 12। क्या बात है, बहुत सही। एकदम मन लगा के पढ़ना है जी जान से। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है? वॉइड समझते हो? देखो क्वेश्चन रिक्ति ना लिख करके अंग्रेजी को ही हिंदी में लिख दिया गया है।
वॉइड, जो कि 2018 में ये पेपर में पूछा गया है। 2018 में पूछा ये सवाल, कह रहा है कि भाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यानी कि भैया किसमें टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय और ऑक्टाहेड्रल, तो भैया मेरे दोस्त क्या कहोगे, चतुष्फलकीय HCP और ये CCP। HCP जो पैकिंग मिलती है हमें और जो CCP की मिलती है उसी में तो ये पाए जाते हैं ना, अष्टफलकीय CCP में पाया जाता है और चतुष्फलकीय उसमें, यानी हमारा सही जवाब ये होगा, सही जवाब ये होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है, देख लो 17 में पूछा हुआ सवाल। आप आश्चर्य तो नहीं है ना कि सर इतना इजी सवाल। मेरे दोस्त आपको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पूरा रगड़ दिए हो, ऊपर से नीचे इसको मांझ के रख दिए हो पूरे चैप्टर को। निम्नलिखित में कौन बेरवादार यानी कि अमॉर्फस सॉलिड, भैया ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, क्रिस्टल है, ये है क्रिस्टल, ठीक है। क्वार्ट्ज ग्लास, याद है मैं आपको केमिस्ट्री 1.0 की पहली क्लास में सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा था, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मेरे दोस्त क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास दोनों डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, पर क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वो अक्रिस्टल यानी कि एमॉर्फस सॉलिड होता है। तो ये हो जाएगा एमॉर्फस सॉलिड यानी कि अक्रिस्टल, जिसको आप बेरवादार कहते हो, जिसको बराबर बराबर भागों में इक्वल पार्ट्स में कट नहीं कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हो। अगली बात कर लो, क्रोमेलम, क्रोमेलम क्रिस्टल होता है, आयनिक क्रिस्टल कहलाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड SiC ये क्रिस्टल होता है, सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाएगा। प्ले स्टोर पे जाइएगा, ऐसा लोगो मिलेगा साइंस संग्रह का, इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप मेरे दोस्त। एक घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है, मैं चाहता हूं इस जवाब को आप लोग दीजिए। क्या हो गया, नहीं नहीं देखो ये पूछा हुआ सवाल है, ये पूछा हुआ सवाल है मेरे दोस्त, ये पूछा हुआ सवाल है, ये पूछा हुआ सवाल है। सर एग्जाम से डर लग रहा है, डरिए मत, डरना नहीं है, कभी भी गिव अप मत दो, डर के आगे और जीत है। अब ये चीजें बदल गई है, मैं एक दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें मिला कि डर के आगे डर नहीं है, हाँ सॉरी, डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे और डर है, इसलिए डरो ही मत, काम करते रहो। तो काफी बच्चों के जवाब है ब्रेविस चालकों की संख्या 14 होती है। मेरे क्वेश्चन पूछने के हिसाब से आपका जवाब बिल्कुल सही आया है, परंतु यहां पर एक टर्म लगाया गया है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस चालक के नंबर कितने होंगे, यानी कि क्यूबिकल क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस कितना होगा यह बताना है। टोटल ब्रेविस चालक तो 14 होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, परंतु इसमें जो 7 BCC इकाई सेल में खाली जगह की प्रतिशत कितनी होगी, आज रात 9 बजे से, आज रात 9 बजे हिंदी करने वाले हैं हम लोग। BCC के अंदर पैकिंग कितना होता है, 68% का पैकिंग होता है, और खाली जगह को अंग्रेजी में वॉइड कहते हैं। 100 में से 68 को घटा दिया, 32% हमारा क्या निकल जाएगा, खाली जगह। अगला सवाल, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6, 4 या 8, क्या होगी? मैं जरा पानी ले लूं, तब तक आप सभी लोग फटाफट से आंसर बताइए इसका। फटाफट से बच्चों, आप सबके जवाब कितने आ रहे हैं? 4 सही है, 4 ही होगा। सर ऐप पर टेस्ट सीरीज कहां मिलेगा? अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूं कि ऐप पे टेस्ट सीरीज कहां मिलेगा।
एक सेकंड, इसका सही जवाब फिलहाल 4 होगा, सभी बच्चे लगाएंगे 4। देखिए जी, आपको ऐप ओपन कर लेना है, ये साइंस संग्रह का ऐप है, ओपन हो गया। ओपन होते ही आपको ना ऐसे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है लाइव कोर्स, तो लाइव कोर्स पे क्लिक करोगे। देखो ये टॉपर टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर हिंदी मीडियम का है और ये लक्ष्य है इंग्लिश मीडियम का। यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा। डिटेल कुछ देखना है कि क्या है इसके अंदर, तो देख के पढ़ सकते हो कि मैं इसके अंदर क्या क्या दिया हूँ, ठीक है। चलो जी, और ये यूट्यूब वाली पीडीएफ का है, यहाँ पे ये करोगे तो देखो यूट्यूब का पीडीएफ यहाँ पे बगल में रिकॉर्डेड, वहाँ पे जो है ना, थोड़ा मेरा नेटवर्क आज स्लो चल रहा है, इसका वाईफाई भी कनेक्ट नहीं है, तो उसमें देख लेना, फोन सही है। चलो 4 हो गया इसका, 4। आगे बढ़ो, अगला सवाल लगाओ तब तक। सर इंग्लिश ग्रामर का भी क्लास स्टार्ट कराइए। हाँ जी, एकदम एकदम एकदम। ये क्या है, क्या कह रही है? एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोले से मिलकर बनी होती है? अष्टफलकीय रिक्ति यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6 गोलों के संपर्क से मिलकर बनती है और टेट्राहेड्रल 4 से। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, ऑक्युपाई कर लिया जाता है, तो उस दोष को हम कहते हैं एफ सेंटर दोष, फार्बेनजेंटर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है? वो कौन होता है? CrO2 होगा। यस। किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है? शॉर्टकी दोष में क्या होता है बच्चों? डेंसिटी घट जाता है, डेंसिटी घट जाता है, कम हो जाता है। फेरोचुंबकीय पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? Fe3O4 फेरोचुंबकीय है, यानी कि लौह चुंबकीय। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? 2021 में पूछा हुआ सवाल, पर आपको परेशान नहीं होना है, ये सभी सवाल बहुत आसान है। सांद्रण यानी कि मोलर पूछ रहा है, मोलरता, मोलरता बराबर क्या होता है? पढ़े हो। लेकिन अब आपको यहां पे एक चीज समझना है कि ग्राम में मोलरता होता है या मोललता होता है, तो आप कहोगे सर मोललता होता है, यानी कि मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है? A गुना में 1000 बटा में M गुना में B। ठीक है, A कितना दिया है? 234.2 ग्राम चीनी है, यानी कि विलय, जिसको सॉल्यूट कहते हो। 1000 तो रहेगा, क्यों? क्योंकि 1000 कहां से आया? ये ग्राम में दिया है, इस वजह से आया। और चीनी है, चीनी का क्या होता है मोलर सांद्रण? 234.2 नहीं होगा यार। अच्छा, चीनी का घोल है, सॉरी। हाँ प्यारे बच्चों, एक चीज थोड़ा सा ध्यान दो, मैं भी थोड़ा जल्दी में था। 234.2 ग्राम चीनी का घोल है, इसमें चीनी इतना है। ओ, यानी कि चीनी अगर 34.2 ग्राम है, तो पानी कितना हो गया? इतना में से वो घट जाएगा ना, क्योंकि पानी प्लस चीनी से ही तो शरबत बना है। ठीक है, 200 ग्राम, तो ये कितना है? 34.2 गुना में 1000 हो जाएगा भैया। और चीनी का आणविक द्रव्यमान 342 निकल के आएगा। बी हो गया पानी का द्रव्यमान, पानी बोले तो 200। ये हट गया तो एगो सोना नीचे, 342 से 342 कैंसिल, 3 0 से 3 0 खत्म। 1/2 के मतलब हो जाता है 0.5 है। किधर है? किधर? ऑप्शन ए सही है। मैं समझता हूं आपको जरूर समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। सर 2025 के लिए बैच जल्दी लेके आ जाइए। ठीक है जी, लेके आ जाएंगे, आपके आदेशों का पालन करना हमारा पहला कर्तव्य है। कौन सा ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? 11 में पूछा, 21 में पूछा, और भी सेंटअप में पूछा, कई बार पूछा। ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यानी कि किस पे टेम्परेचर का असर ही नहीं पड़ता है। वो था भैया कौन? मोल वाला लीटी, मोला लीटी, यानी कि मोल लता। क्या कहेंगे? मोल लता, मोला लीटी। अगला, केन शुगर के इतना परसेंट, ठीक है 5% एक घोल
पदार्थ के x के 1% आइसोटोनिक है, यानी कि आइसोटोनिक का मतलब समपरासरी है, यानी कि परासरणी दाब बराबर हो जाएगा पाई 1 पाई 1 बराबर पाई 2, C1RT बराबर C2RT, ये कैंसिल हो गया कांस्टेंट। C हो गया हमारे पास कितना है 5%, का मतलब हो गया 5/100। अच्छा 100 तो कैंसिल ही कर देते हैं ना, 342 हो जाएगा चीनी है तो, और उधर 1/x हो जाएगा, यानी कि 5 गुना x बराबर 342 हो जाएगा, और x बराबर 342/5 आ जाएगा। कट के कितना हो गया 5 का 30, कितना बचा 4, तो 5/40 और 5 20, 68.4। ये है बच्चों 68.4। वहां से देख लेना समपरासरी कहा है आइसोटोनिक। किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो मोल रता निकाल लो, मोलारिटी निकाल लो। 13 में पूछा, 15 में पूछा, क्या पता इस बार भी पूछ दे। मोल रता कहता है N में भी, N कितना है 2 ग्राम NaOH है। मोल बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बट्टा में आणविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना दिया है NaOH का 2, NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना निकल के आएगा 40, और नीचे ये आयतन कितना दिया है 200 मिलीलीटर है ना, लीटर में चेंज करना पड़ेगा 1000 से गुना करके। ये कट गया 5 बार में, 5/40, 2 चौके 8, 0.25 आ जाएगा। ये यहां पे है, सॉल्व करने की चीज है, वैल्यू सब दिया है, एकदम आसान है, सॉल्व कर लीजिएगा। प्रति केजी में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, मोलालिटी। मोलालिटी कहते हो ना, याद है। प्रति लीटर पूछता, लीटर कहता तो कह देते मोलरता है, मोलारिटी है, लेकिन प्यारे बच्चों ये है मोलालिटी, बिकॉज पर केजी का डिस्कस किया है, पर केजी की बात किया है। 21 नंबर क्वेश्चन की आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है। मेरे दोस्तों आइडियल सॉल्यूशन को लेकर के अगर हम बात करते हैं, तो रॉवल्ट साहब जी ने जो कंडीशन दिया था कि आदर्श होता कौन है, जो सभी ताप एवं सांद्रणों पर रॉवल के नियम को पालन करे, डेल्टा H मिक्स इक्वल टू 0 हो, डेल्टा V मिक्स इक्वल टू 0 हो। यहां पर देख लो ये रॉवल के नियम का पालन करता है। ऑब्वियस रॉल्ट लॉ, HCl एवं H2O के मिश्रण के देखो एजियोट्रॉपिक की बात किया है 20.2% HCl, ये तो अमाउंट तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही बैठ गया होगा। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसको ही तो कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जो अभी आपने पढ़ा। इतना एम ग्लूकोज विलयन की तुलना में इतना कितना हिमांक में नमन है, अच्छा 0.01 एम क्या है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। और क्या दिया है बच्चों 0.01 एम MgCl2 है। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहे हैं हमारे पास कि एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है। अगर हम इन दोनों की तुलना करें, तो इनकी तुलना विलयन के हिमांक में अवनमन कितने गुना का होगा, इन दोनों में इसका हिमांक का अवनमन, इसका हिमांक का अवनमन, एक दूसरे से कितने गुने का अंतर रहेगा। तो देखो बच्चों हिमांक के अवनमन के बारे में आप समझते हो, डेल्टा TF बराबर I/KFCm होता है ना, रॉवल के नियम था हिमांक के अवनमन के संदर्भ में, और ये वन था फैक्टर है। अब ये देखो कि ये वैल्यू जो है Cm वाला, ये ग्लूकोज के लिए भी इतना ही दिया है और इसके लिए भी इतना ही दिया है, यानी कुल मिला के I पर ये डिपेंड कर गया। अब इसमें I का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए ग्लूकोज है, अपघटित होगा नहीं, डिकम्पोज होगा नहीं, आयन इसमें बनेगा नहीं। लेकिन MgCl2 में तो आयन बनेगा ना, Mg पे +2 का चार्ज और 2Cl पे माइनस। अगर मैं आप सभी लोगों के सामने एक क्वेश्चन रख दूं कि प्यारे बच्चों एक बात बताओ, प्यारे बच्चों एक बात बताओ, MgCl2 के लिए I का वैल्यू क्या होगा, मैं जानना चाहता हूं आप सभी बच्चों से, एक बार बताइए सभी लोग कि MgCl2 के लिए जो I का वैल्यू होगा वो क्या होगा, जो I का वैल्यू होगा वो क्या होगा, जरा सभी बच्चे एक बार बताएं, जो I का वैल्यू होगा वो क्या होगा, फटाफट से बताएं सभी लोग, जो I का वैल्यू होगा वो क्या होगा। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाह।
जल्दी से बताइए भाई, इसके लिए आई का वैल्यू तो 3 होगा ना, 2 आयन इधर और 1 आयन इधर, 2 और 1 3 हो गया। तो ये यहां पे कितना हो गया इसके लिए, ग्लूकोज के लिए, जब वो विघटित होगा ही नहीं तो वैसे ही है। तो कितने का अंतर हो जाएगा, 1 इंटू 3 में कितने का अंतर हो गया, 3 गुना का। तो यहां पे तिगुना हो जाएगा, अबाउट 3 टाइम्स, अबाउट 3 टाइम्स। देख लो क्योंकि इसमें तो कंसंट्रेशन सेम है, उसमें बदलाव है ही नहीं, तो इसमें बदलाव है, 3 गुना आ जाएगा। अणु संख्या गुणधर्म कौन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निम्नलिखित में से कौन होगा, परासरण दाब। अणु संख्या गुणधर्म क्या होता था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहता क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो वही है ना जो ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता हो, ना तो उसे सॉल्वेंट से मतलब है, ना ही सॉल्यूट के नेचर से मतलब है, ना ही सॉल्यूट के साइज से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ उसके नंबर से मतलब है कि विलय के नंबर कितने हैं, संख्या कितनी है। तो इसमें परासरणी दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जिसको आप क्वथनांक का उन्नयन कहते हो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जिसको आप हिमांक का अवनमन कहते हो। समझ आया, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरणी दाब, RLVP रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या वैसे भी आप कह सकते हो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सब के सब अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं। CaNO3 का होल ट्वाइस में 1/2 गुणक कितना होगा, कैल्शियम पे +2 का चार्ज और 2NO3 पे माइनस का चार्ज, तो 2 और ये 1 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया, यहां पे ये वैल्यू 3 हो गया। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब भी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन, जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हो ना तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, क्या हो जाता है, लो हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्या गुण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, यहां पर फिर वापस आ गया, परासरणी दाब अगर हो तो और बेहतर होगा, ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, ऑप्शन ए, बाकी तो कोई नहीं होगा ना, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। परासरणी दाब के लिए किस इक्वेशन यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आप कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT, फॉर्मूला मैं परसों ही बताया हूं आप लोगों को। अब यहां पर देख लो पाई बराबर CRT यानी P बराबर CRT, हम पाई लिख रहे हैं, ये P लिखा है, बात बराबर है, P से प्रेशर होता है और पाई भी प्रेशर को ही बताता है। कौन सा प्रेशर को इंडिकेट करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट करता है। तो ये हो गया 29 क्लियर। 30 अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, यानी कि ऑस्मोसिस जब हम कराते हैं तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कौन से पार्टिकल सिर्फ क्रॉस करते हैं, वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल, विलायक के अणु ही क्रॉस करते हैं, सॉल्यूट नहीं क्रॉस करता, सॉल्यूट नहीं क्रॉस करता। बच्चों अंत तक बने रहिए। अगला सवाल 0.1 m BaNO3 का होल ट्वाइस, इस घोल का 1/2 गुणक 2.74 है, तो विघटन स्तर यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू पूछा जा रहा है। यानी यहां पर जो हमारे पास ये है, ये विघटित होगा बच्चों, तो Ba पे +2 का चार्ज और 2NO3 पे माइनस का चार्ज आएगा, यानी I बराबर 1 + 2 अल्फा होगा, और I का वैल्यू दिया है इसमें, 1/2 का वैल्यू कितना दिया है 2.74, तो I के जगह पे हमने रख दिया 2.74 बराबर 1 प्लस में 2 अल्फा। ये भैया इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे क्या, जी सर, तो 2 अल्फा का वैल्यू क्या बच गया 1.74 बचेगा, यानी कि अल्फा निकाल लो 1.74/2, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 2 7 14, प्रतिशत के लिए क्या कर दिया 87% हो जाएगा, 87%, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 87%, याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, एक्वस सॉल्यूशन में किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये देखना है। आप समझिएगा सभी लोग, यहां पर सबका कंसंट्रेशन सेम है, यानी कि सांद्रता सेम है, तो जो भी चीजें डिपेंड करेगी वो सिर्फ और सिर्फ I पे डिपेंड करेगा। अगर आप NaOH की बात करोगे तो Na+ और OH-, तो यहां पे I का वैल्यू 2 हो गया,
दूसरा के लिए आई का वैल्यू क्या होगा 2Na और SO4 पे 2 माइनस 2 और 1 3 हो जाएगा। अगर इसमें बात कर लेते हो तो इसमें 2 आ जाएगा, जिसमें मैक्सिमम होगा वही वैल्यू मैक्स करेगा, तो ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी, समझ आया, क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा होगा। एक घोल जिसका परासरणी दाब इतना है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा प्यारे बच्चों, पाई बराबर CRT होता है और C बराबर क्या हो जाएगा पाई बट्टा में RT। पाई का वैल्यू दिया है, R का वैल्यू कल बताया था, R का भी वैल्यू होगा, ठीक है ना। ये तो गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू रख दीजिएगा, टेम्परेचर दिया ही है, पुट कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आगे किसका हिमांक अवनमन होगा मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम की बात है, किसका अधिकतम छूट गया है, अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम की बात कर रहा है। देखो यूरिया और ग्लूकोज ये तो डिकम्पोज होंगे नहीं, तो यहां पे Na प्लस और Cl माइनस आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, और इनका आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 2K और 1 SO4, तो 2K का आयन और 1 SO4 का आयन, 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो इसमें आई का वैल्यू 3, इसका ज्यादा मैक्सिमम है ना वैल्यू, इसलिए वो हो जाएगा। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल विद्युत वाहक बल क्या होता है, साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, वो तो जीरो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा बच्चों जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस है, इक्विलिब्रियम स्टेट की बात किया है। विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म का इसमें उदाहरण क्या होगा, क्वथनांक का उन्नयन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाली चीजें में हम एग्जांपल का कह सकते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, समझ गए। एक मोल Al3 प्लस को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश चाहिए, यानी हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 प्लस टू Al। अब देखो इसमें क्या है, एक्चुअली Al3 प्लस को अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिलता है 3 मोल, तो ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाता है, होता है ना जी सर, यानी कि ये 1 मोल है, कितना है 1 मोल, 1 मोल Al3 प्लस को कितना, तो 3 मोल चाहिए, 1 मोल के लिए कितना मोल चाहिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन 3, एल्यूमिनियम में अपचयित होने के लिए ये 3 मोल हो गया। 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल बराबर 96,500 कूलम्ब होता है, इसलिए 3 मोल बराबर कितना हो जाएगा, 3 से कर देते हैं गुना, 3 गुना 96,500, 0 0 5 15 36 18 19 29 27 1 28, यानी 2.89 1 2 3 4 5 गुना 10 के पावर 5, 2.89 लगभग 3 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने पड़ा है, 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बिजली की 1 फैराडे कितने कूलम्ब के बराबर होती है, 96,500 कूलम्ब, याद रखिएगा सभी लोग, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, 96,500 ही होना चाहिए। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत अपघटन कराने पे एनोड पे और कैथोड पे क्या मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना है। सोडियम फ्लोराइड है का जलीय घोल है, अब जलीय घोल वाली बात आ गई, आपको बहुत ध्यान देना होगा इसमें, और आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में आपने क्या देखा था, H2 कहां मिला था, एंड H2 मिला था कैथोड पर, कहां मिला था कैथोड पर, और O2 कहां मिला, O2 था कि Cl2, हाँ O2, सॉरी Cl2 ना, Cl2 एनोड पे, ठीक है। वैसे यहां पे आपको ध्यान में रख लेना होगा कि यहां पे सोडियम फ्लोराइड है, NaF है, वाह, थोड़ा जल्दी करते हैं बच्चों, क्योंकि क्लास भी है ना आगे। आगे देखते हैं, कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, CrO2, CrO2 क्रोमियम का ऑक्साइड है। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, 1 ग्राम समतुल्य, यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है 1 फैराडे वाला। दूसरा,
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी उष्मा और विद्युत का एक अच्छा चालक ग्रेफाइट ही होता है। क्या होता है बच्चों? ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ये एक अच्छा विद्युत का चालक होता है और नेटवर्क सॉलिड के रूप में रहता है, इसलिए एक उष्मा का भी अच्छा चालक होता है, हीट का भी एक अच्छा कंडक्टर होता है। फैराडे का विद्युत अपघटन का जो दो नियम है वो किससे रिलेटेड है? पहला नियम क्या था? इलेक्ट्रोड पे कितना डिपॉजिट होगा मास सबस्टांस का, उससे रिलेटेड। और दूसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा था? Z1 बट्टा Z2 बराबर E1 बट्टा में E2 पढ़े थे ना, जो कि इक्विवेलेंट वेट से मतलब रखता है। इक्विवेलेंट वेट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से मतलब रखता है। 96,500 कूलम विद्युत से कॉपर कितना मुक्त होने वाला है? कल भी ये सवाल चला था। 63.5 बट्टा में +2 का चार्ज, तो ये 31.76 निकल के आ जाएगा। लगभग कितना हो जाएगा? 31.76 ग्राम तांबा। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पे क्या मुक्त होगा? भैया हमारे पास मोल्टेन NaCl है और अगर आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो कैथोड पे क्या मिलेगा? Na+ और Cl-। कैथोड होता है माइनस और एनोड होता है प्लस। माइनस पे क्या आ जाएगा? सोडियम धातु। सोडियम यहां पे मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? सोडियम। अगला, एक फैराडे लगभग किसके बराबर होता है बच्चों? 96,500 कूलम के बराबर होता है। ये देखो Zn से Zn+2 का चार्ज, Cu+2 से Cu का बनना। ये जो सेल निरूपण दिख रहा है ये क्या है? एक सेल निरूपण होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा। हम लोग कल ही इस चैप्टर को कंप्लीट किए हैं, है ना। अब इसमें अगर आपसे पूछ दे कि ये वाला क्या है, एनोड का पार्ट है या कैथोड का, तो कहोगे कि ये वाला तो एनोड होता है, क्योंकि जो आप डबल लाइन देख रहे हो ना, इसके लेफ्ट साइड में एनोड होता है और राइट साइड में कैथोड होता है। क्लियर? गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? निगेटिव टर्मिनल होता है। यह सवाल पूछा हुआ है 2020 में, ठीक है ना, याद रखना सभी लोग। इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव होता है। स्पेस का मतलब हो जाता है अंतरिक्ष। उसमें जो फ्यूल सेल होता है उसको दूसरे शक्ति उत्पादक के तुलना में अच्छा क्यों मानते हो? फ्यूल सेल्स आर प्रेफर्ड टू अदर एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस इन स्पेस बिकॉज ऑफ, इसके पीछे का रीजन है कि फ्यूल सेल जो होता है उसकी एफिशिएंसी हाई होती है, यानी दक्षता उच्च होती है। वो पॉल्यूशन लेस होता है, यानी कि प्रदूषण मुक्त होता है, और वो लेस वेट का होता है, इसीलिए वो कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो इन सभी कारणों से वो बेहतर माना जाता है, श्रेयस्कर माना जाता है, उसको ज्यादा प्रेफर्ड किया जाता है स्पेस के लिए। किसको? फ्यूल सेल को, यानी ईंधन सेल को। और ईंधन सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, जो कि हम लोग कल लास्ट में थोड़ा ब्रीफ किए थे इसके बारे में आपको। अगला, संक्षारण को प्रभावित करने, संक्षारण यानी कि कोरोजन, आप समझते हो ना। अगर कोई लोहा है, लोहे को अगर खुले हवा में छोड़ रहे हो तो कुछ दिन के बाद क्या होगा? हवा की वजह से, पानी की वजह से, जो जलवाष्प होते हैं, जो मॉइस्चर होता है, उसके वजह से आयरन जो है, लोहा जो है, वो रिएक्शन करेगा और बनाता है Fe2O3.XH2O, यानी कि रस्ट बनाएगा, और वो धीरे धीरे पार्ट उसकी सतह से छूटते चला जाता है, तो संक्षारण हो जाता है, जिसको हम लोग जंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल होता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल? सेकेंडरी सेल का मतलब जो रिचार्जेबल हो, जो एक बार खत्म हो जाने के बाद आप वापस दोबारा चार्ज कर सकते हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेड स्टोरेज सेल हो गया, लैपटॉप की बैटरी हो गई, फोन की बैटरी हो गई, ये सब जो भी होते हैं सेकेंडरी होते हैं, क्योंकि ये रिचार्ज ये रिचार्जेबल होते हैं बच्चों। तो लेड स्टोरेज बैटरी आप कह सकते हो। उसके बाद देख लो जी, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए, यानी कि हाफ सेल के लिए, ये जो है आपको पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एनोड और ये कैथोड। ये ऐसे है, इसको चेंज कर लो, ये वैल्यू हो जाएगा -0.41 वोल्ट, और ये तो इतना पे ही रह जाएगा। फाइनली अगर E का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? 0.76 प्लस ये 0.76 माइनस 0.41 हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना बचेगा? 0.35 है, 0.35 वोल्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। आगे देख लीजिए,
जब लेड संचय सेल को चार्ज करते हो तो क्या होता है? कल ही चर्चा हुआ था ना कि जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है बच्चों, वो किस कॉन्सेप्ट पे चार्ज करता है कि पहले वो, जैसे रिएक्शन में आपके पास जो लेड संचय बैटरी होती है उसमें H2SO4 रहता है। धीरे धीरे जब वो काम करने लगता है बैटरी, तो वो खर्च होने लगता है, फिर वापस हम उसको रिचार्ज जब करते हैं ना, तो फिर वापस H2SO4 का निर्माण हो जाता है, H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर दोबारा काम करने लगती है। अगला देख लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो सेल है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो सेल है वो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, वो किस प्रकार का सेल है? तो हम कहेंगे कि वो तो ईंधन सेल है, वो तो फ्यूल सेल है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वो हाई एफिशिएंसी, उसका जो एफिशिएंसी होती है हाई होता है, पॉल्यूशन लेस होता है, वेट कम होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? निगेटिव इलेक्ट्रोड वाला होता है, जो आपने अभी भी चर्चा किया। ये भी हम लोगों ने देखा, ये क्वेश्चन रिपीट है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सीसा संचय बैटरी आवेशित होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड पुनः बनता है, ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पे क्या मिलेगा? सोडियम, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। Al3+ के विलयन से इसके 9 ग्राम को जमा करने में कितना चाहिए? देख लो बच्चों, Al3+ को अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये एल्यूमिनियम बनता है, यानी कि 27 ग्राम के लिए 3 मोल, है ना? तो 1 ग्राम के लिए 3/27 मोल। इसलिए कितना ग्राम के लिए? 9 ग्राम की बात कर रहा है ना, 9 ग्राम के लिए 3/27 गुना में 9 कैंसिल होके कितना आ गया? 1 मोल। और 1 मोल में कितना कूलम होता है? 96,500 कूलम। अगर यहां पे दिया है तो बस सही जवाब बी हो जाएगा, सही जवाब बी। द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल कौन है? लेड स्टोरेज बैटरी। विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के यूनिट की बात कर दिया, यानी कि कप्पा इक्वल टू 1/रो होता है, और रो का यूनिट होता है बच्चों ओम और सेंटीमीटर। अब आप इसको ऊपर नीचे करते रहो, ओम इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 61 हो गया। शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। भाई क्यों नहीं करता है? रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन यही है कि इसके अंदर कोई आयन नहीं रहता है। जब ये आयन है ही नहीं तो कहां से होगा? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी लिक्विड तब विद्युत धारा का सुचालक होगा जब उसके अंदर मुक्त आयन होंगे, फ्री आयन होंगे। क्लियर है? 63, निम्नलिखित में से कौन से तत्व को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है? मोस्टली आपको यह बात पता है कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं सक्रियता श्रेणी के अंदर, एक्टिविटी सीरीज के अंदर, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, वो एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, और जब एसिड रिएक्शन नहीं करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करेगा। अब उसमें क्या होता है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। अब देखो हाइड्रोजन से नीचे Ag नहीं करेगा, Ag है जो नहीं देगा। अगला देख लीजिए, इसमें क्या है? ये कोलरॉस के नियम पे बात आ गई, आपने कल पढ़ा था ना, डेल्टा एम ऑफ किसका? NH4OH की बात कर रहा है। ये किसके बराबर होगा बच्चों? तो इसमें हमें NH4+ और OH- ही बचना चाहिए, बाकी सब कट जाना चाहिए। तो देखो यहां पे NH4 बचेगा, Cl और -Cl कट जाएगा, Na और -Na कट जाएगा, इधर OH बच जाएगा। ऑप्शन बी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको Na+ और OH- लिख सकते हो, और इसको Na+ -Cl- लिख सकते हो। कटाओगे कट जाएगा, ये बचेगा केवल, यानी हमारा सही ऑप्शन बी होगा। यहां पर देख लीजिए, 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश कितना हो जाएगा? एक्चुअली मिला लीजिए, Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या मिलता है आपको? Al मिलता है, 1 मोल Al, है ना? 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल चाहिए, यानी कि 3 फैराडे चाहिए, 3 फैराडे चाहिए। वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता किस पे डिपेंड करती है? कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक
सॉल्यूशन जो है किस पे डिपेंड करता है, ये सब पे डिपेंड करेगा, नेचर पे भी करेगा, कंसंट्रेशन पर भी और आयोनाइजेशन पर भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। दिए गए सेल में ये क्या है, Mg क्या है, Mg सब सही है। कॉपर, कॉपर उस साइड है ना, डबल लाइन के दाहिने तरफ कैथोड और लेफ्ट साइड एनोड, एनोड में Mg है, Mg एनोड है, कि Cu क्या है, कैथोड है, और ये इसका पूरा रिएक्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। डेल्टा जी गिब्स एनर्जी बराबर -NFE होता है और डेल्टा जी नॉट बराबर -NFE नॉट होता है, ये याद रखना, ये गिब्स ऊर्जा का मान है। तो क्या है, डेल्टा जी बराबर माइनस, ये तो सब तो वही है, ऑल होगा, सब में सही है ना। शुष्क सेल के लिए कौन सा कथन असत्य है, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर अ ड्राई सेल। ड्राई सेल के लिए है कि भैया ड्राई सेल एक प्राथमिक बैटरी होता है, ये सही है। इसे विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित किया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि प्राइमरी सेल को आप कह रहे हो कि हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं, ये गड़बड़ है। प्राइमरी सेल कांट बी रिचार्ज्ड, ये नहीं हो सकता। सेकेंडरी सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं बट प्राइमरी को नहीं, तो ये यहां पे एक हो गया, ठीक है ना, इट इज अ प्राइमरी, सॉरी। सही जवाब क्या होगा, हटो यार, हमारा सही जवाब, रुको बच्चों, सही जवाब हमारा क्या है कि कौन सा कथन इनकरेक्ट है, ये होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रॉपर्टी है ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का नहीं है, क्रिस्टल का नहीं है। क्रिस्टल के बारे में आपको पता है कि अलग अलग दिशाओं में समान गुण नहीं होता है, क्रिस्टल एनिसोट्रॉपिक होता है, असमदैशिक होता है, उसके कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक हो गया, ऊष्मीय प्रसार हो गया, ये कुछ चीजें जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। द्रवणांक स्पष्ट होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी अच्छा होता है, यानी कि पहला जो है यही गड़बड़ लिखा है, ये गलत लिखा है, उसको लिखना चाहिए था असमान, लेकिन क्वेश्चन भी तो पूछा ना कि कौन नहीं है उसका, तो सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये नहीं होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन होता है। तो प्यारे बच्चों 70 सवाल आपके कंप्लीट होते हैं और इसके पीडीएफ के लिए आपको साइंस संग्रह का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और मैं आप सभी लोगों को कहूंगा, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अभी परेशान है कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाया हूं गुरुजी, थोड़ी हेल्प कर दो आप, तो मैं तो आपको YouTube के माध्यम से अभी वर्तमान में हेल्प कर ही रहा हूं और बहुत जल्द आपको अपनी टीम के साथ 2024 के लिए कुछ बेहतर सरप्राइज लेके आ रहा हूं। उससे पहले अगर आप चाहें तो पिछले वर्षों के जितने भी क्वेश्चंस हैं और हमारे गेस्ट क्वेश्चंस के साथ और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस और पीडीएफ के साथ अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए टॉपर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए, हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे लक्ष्य को, आप साइंस संग्रह ऐप पे जाइए, लाइव कोर्स आपको दिखेगा, उसके अंदर मिलेगा। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, इसका पीडीएफ जल्द अपलोड कर देंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को ज्यादा शेयर करिए और हमारी आने वाली सभी बैचेज सिर्फ और सिर्फ साइंस संग्रह पे है, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, मन लगा के पढ़ाई करिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं हमेशा है हमारी तरफ से, हम मेहनत कर रहे हैं, बस आपको मेहनत करना है, गिव अप नहीं करना है, थकना नहीं है, विश्वास नहीं कम करना है अपने आप से। आप बेहतर कर लोगे एग्जाम में, यह विश्वास कम नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ बड़ों का आदर करो, डिसिप्लिन बनो, माँ बाप की सेवा करो, बड़ों की तरह मतलब बड़ों से अच्छे से बातें करो, यानी अच्छी आदत, अच्छे मैनर सीखो, किसी को चीट कर मत करो किसी भी तरीके से, ये सब गलत है। किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, ये सब गलत है। आप एक अच्छे आदर्श बालक बनिए, आदर्श माता पिता के अपने एक संस्कारों का परिचय दीजिए, तब आप जीवन में बहुत बेहतर कर पाएंगे। लोग क्या कर रहे हैं साइड कर दीजिए, आपको क्या करना है ये आप देखिए। आपका बोर्ड एग्जाम सामने है, आपको बस पढ़ाई पे फोकस करना है। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, फिर वापस कल मिलते हैं केमिस्ट्री 1.0 की क्लासेस में। उससे पहले अभी थोड़ी देर में स्टार्ट कर रहे हैं
आपके लिए हिंदी 9 बजे इंपॉर्टेंट मुहावरा लेके आ रहा हूं। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ो, वापस हिंदी वाली क्लास में आ जाओ। 9 बजे से स्टार्ट होगा, तो 9, 3 या 4 में आऊंगा। थोड़ा पानी वानी पी लो। बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू, बाय। और कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो, हमारे इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। हमारे इस दिए गए नंबर पे 9155181020। फोन में इस नंबर को सेव कर लो, आज नहीं तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा। कभी भी किसी तरीके की जरूरत पड़ी, जितना संभव होगा आप सबके लिए